यूपीएससी एक जर्नी है, मैं कहूँगा एक एग्जाम प्रोसेस नहीं होगी, जर्नी है, क्योंकि कहा जाता है जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। ये किस्सा जो है हमें कभी बुक्स में पढ़ाया नहीं गया, कहीं पे ये है नहीं, बहुत कॉन्फिडेंशली फाइल में ये चीज़ें रिकॉर्ड थी। 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का पेपर दिया था और हमारे पास सीट्स पूरे देश में 1 लाख भी नहीं है। ये सब मिथ्या बातें हैं। सब्जेक्ट पे आपकी कमांड कैसी है और आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। कहने को साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हैं, वहाँ भी स्टूडेंट्स की कम मार्क्स आ सकते हैं, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी ऐसे थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो मैं अब जानता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको क्यों नहीं बताया, ये हमारे देश में हुआ था क्या? तो ऐसे अगर कोई किस्से जो हैरान कर दें स्टूडेंट्स को। हाँ तो भाई सभी को नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस एक और सीरीज के एक और हिस्से में, जिसमें आपको एक और हम हमारे परम मित्र से मिला रहे हैं और आपका नाम दिव्यांशी सक्सेना है। इनके बारे में बताने को बहुत कुछ स्पेशल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको वो एक के बाद एक पता चले। इनकी अभी तीसरी किताब पब्लिश हो चुकी है, लग रहा है देखो इतनी सी आयु में तीसरी किताब अगर पब्लिश कर चुके हैं, और उसी क्षेत्र में मतलब उसी फील्ड के बारे में विशेष आज हमको भी इंफॉर्मेशन इनसे मिलने वाली है। तो दिव्यांशी अभी पीएचडी कर रहे हैं हिस्ट्री विषय से, और नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है जो कि सभी विषयों में दिया जा सकता है, तो उस पर हमसे चर्चा करेंगे। नेट जेआरएफ दिव्यांशी ने क्लियर किया है और दिव्यांशी से आज अपन सारा जो उनका सफ़र रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी दिव्यांशी कर चुके हैं। तो मैं भी ऐसा गर्व से सबको कहता हूं कि मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दिव्यांशी, आप जो परिचय देना चाहें शुरू में दे सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप कॉमर्स के विद्यार्थी थे, तो 10वीं तक आपके पास में सामान्य आपने सारे विषय पढ़े, फिर आप कॉमर्स में गए 11वीं 12वीं में, फिर आप वहां से आर्ट्स की तरफ मुड़ गए। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये, 10वीं में ऐसा था कि आपके अंक बहुत अच्छा है, बोला साइंस ले लो जी, या कॉमर्स ले लो, सीए बनो, फिर आपका क्या इसमें आर्ट्स की तरफ कैसे गए? धन्यवाद राहुल जी। सभी को नमस्कार, मैं दिव्यांश सक्सेना अभी इतिहास विषय में अजमेर का इतिहास जो है उसके ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ, और अजमेर शहर को एक अलग दृष्टिकोण से जानने का मेरा प्रयास है। मैं इतिहास में नेट जेआरएफ हूँ, जैसा कि आपने बताया है, और साथ साथ मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा हूँ। बात आती है, जब आपने पूछा कि 10th के बाद मैं कॉमर्स की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ, उसकी कहानी ये है कि 10th के बाद हम लोग जो है, हमारे पास कई सारी स्ट्रीम्स रहती हैं, कई सब्जेक्ट्स रहते हैं, और आप लोग देखेंगे अभी एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट होने के बाद से तो स्टूडेंट्स के पास इतनी डाइवर्सिटी हो चुकी है कि वो जो चाहे सब्जेक्ट अपने ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि मुझे, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट जो हैं उसमें थोड़ा सा कम रुझान था, तो मेरे पास ऑप्शन बचे ह्यूमैनिटीज़ के और कॉमर्स के। अब कॉमर्स मैंने इसलिए ऑप्ट करी क्योंकि जो वहाँ नए सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटेंसी हुआ, बिजनेस स्टडी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया उन सब्जेक्ट्स ने कि एक बार पढ़ के देखते हैं कैसे हैं। तो ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रही कि मुझे कॉमर्स का पाठ पढ़ाने वाले जो गुरुजन थे वो काफ़ी अच्छे थे, और इतने इस तरीके से उन्होंने मुझे कॉमर्स का ज्ञान दिया कि मुझे उन नए सब्जेक्ट्स में कुछ महीनों में ही काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। और इंटरेस्ट आने लगा तो फिर ये था कि 12th क्लास भी जल्दी ही आ गई। 12th क्लास की एक घटना आती है, क्योंकि मुझे क्विज कंपटीशंस का काफ़ी शौक है, मैं बचपन से क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स ने, मेरे छोटे भाई आकांश ने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में मेरा, और मैं जो हूँ 6th क्लास से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। 12th क्लास में एक भारत को जानो प्रतियोगिता होती है, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। तो ये एग्जाम पूरे देश में होता है? जी, ये पूरे एग्जाम जो है पूरे देश में होता है, सारे स्कूल्स में होता है। 12th क्लास में ये अवसर मेरे सामने आया, तो कहानी जाती है आज से 6 साल पहले। 6th क्लास में मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सबसे पहली बार मैं पार्टिसिपेट किया, और 2 बार मैं स्टेट लेवल पे और 1 बार नेशनल लेवल पे अपनी टीम को जो है रिप्रेजेंट किया था मैंने। और हम लोग नेशनल लेवल पे फाजिल्का पंजाब गए थे, पूरा राजस्थान से 5 टीमें गई थी, उसमें एक हमारी टीम थी। तो 12th क्लास में सेम यही एग्जाम हुआ। तो भारत को जानो में हिस्ट्री मेजर कंपोनेंट रहता होगा? जी, उसमें क्या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो हैं वो काफ़ी आते थे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, कल्चर हो गए। कल्चर में स्पेशली क्या, भारत को जानो प्रतियोगिता जो है अभी भी होती है। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि 6th क्लास से शुरू होती है और 12th क्लास तक होती है, ऑफलाइन होती हैं, और जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होता है स्कूल्स में। भारत विकास परिषद इसको ऑर्गेनाइज करता है। 12th में ये एग्ज़ाम हुआ, तो कहीं ना कहीं जो 6th क्लास से ही मेरे मन में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के लिए एक जो बीज पड़ गया था, वो 12th क्लास में आके वो बीज एक साथ प्रस्फुटित होता है।
तो 12th क्लास मैंने कॉमर्स में अच्छे अंकों से पास करी और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जो रुझान है वो इतने बढ़ गया था कि 12th के बाद मैंने कॉलेज में बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन इसमें प्रतिरोध हुआ कि आर्ट्स कैसे ले रहे हो, आपके तो मार्क्स भी अच्छे हैं? क्योंकि देखिए क्या था, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उनका हर छोटे छोटे कदम पे मेरा काफ़ी साथ दिया है उन्होंने, और मेरा भाई जो है, छोटा भाई आकांश, उसने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर मैं ऐसा मानूं कि आप आर्ट्स में गए, 12th के बाद में कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ पर यूपीएससी फिर वो बाय डिफॉल्ट था कि अब आए हैं तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ, देखिए क्या था कि कॉलेज में भी मुझे कई अच्छे प्रोफेसर्स मिले। उन्होंने फर्स्ट ईयर से जब हम क्लास लेते थे तो पूछते आपका क्या टारगेट है, तो यूपीएससी है, टीचिंग है। उस टाइम पे टीचिंग में इतना पैशन नहीं था, यूपीएससी का एक जुनून था, यूपीएससी करते हैं। कुछ प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने प्रमोट किया कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, आरपीएससी की प्रिपरेशन करो। कॉलेज के लास्ट ईयर में आते आते मैंने इनकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी। देखिए यूपीएससी की क्या सबसे अच्छी बात है कि हम यूपीएससी के 1 साल की तैयारी करते हैं, भले ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो या नहीं हो, जैसा मेरा भी नहीं हो पाया, लेकिन यूपीएससी की तैयारी, ये जर्नी जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो पर्सन है, एस्पिरेंट है, उसका थॉट प्रोसेस, एक सोचने का नज़रिया, सोसाइटी के प्रति एक दृष्टिकोण, और किसी भी विषय पर बेबाक अपनी राय रखने का जो एक एंगल है, वो काफ़ी डेवलप होता है। वो किसी भी विषय पर बात कर सकता है और एक हमारा थॉट प्रोसेस काफ़ी डेवलप होता है। इससे मैं 100% सहमत हूँ, मैं भी कर चुका हूँ क्योंकि, और मेरे साथ भी ऐसा ही रहा था कि अधूरी तैयारी के साथ एक ही बार मैं बैठा था, प्रीलिम्स की परीक्षा मेरी उत्तीर्ण नहीं हुई थी, और फिर बस अब तो ये आप 3 वर्ष आपने कॉलेज के साथ में एग्जाम्स भी दिए, फिर अलग से कोचिंग ली यूपीएससी की, या फिर सीधा आप एमए के लिए चले गए? मैंने यूजी के साथ साथ ही कोचिंग शुरू कर दी थी, और कोचिंग के साथ मैं एनसीईआरटीज़ जो हैं, बेसिक टेक्स्ट बुक, उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया था। और 1 साल का मैंने जब ड्रॉप लिया था, वहाँ पे मैंने कोचिंग फुल फ्लेज ली थी और फिर अटेम्प्ट दिए थे। तो अब मेरा एक अंदर से मेरे एक सवाल आ रहा है, पहले नेट जेआरएफ पे जाएं हम, कि इतिहास आपने बहुत पढ़ा है, तो आप कुछ एक ऐसे किस्से बता सकते हो जैसे जो मैं अब जानता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको क्यों नहीं बताया, ये हमारे देश में हुआ था क्या? तो ऐसे अगर कोई किस्से जो हैरान कर दें स्टूडेंट्स को, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जरूर राहुल जी। देखिए इतिहास जो है बहुत विशेष सब्जेक्ट है। क्या है कि इसमें इसकी विशेषता ये है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो बात आती है वर्ष 1801 की। पोप पॉल थे, जो रूस के जार थे, उनके माइंड में क्या आई बात कि मैं भारत पे कब्जा करूंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस के किसी जार ने भारत पे कब्जा करने का सोचा है। और आप जानते हैं उसमें साथ उनका किसने दिया था? फ्रांस के जो नेपोलियन थे, उन्होंने इसमें इनका साथ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि पोप पॉल जो हैं, रूस के जार हैं, एंड टाइम पे नेपोलियन इनकी हेल्प करने से मना कर देते हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत दूर है रूस से, और दोनों का कॉमन शत्रु जो था वो था हमारा ब्रिटिश साम्राज्य। रूस के जार जो हैं भारत पर हमला नहीं करना चाह रहे हैं, वो ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश भारत, उस पर हमला करना चाह रहे हैं। लेकिन ये अभियान जो है विफल हो जाता है, क्योंकि रूस से भारत की एक तो दूरी बहुत है, एटमॉस्फेयर बहुत ड्राई है। आप इसके पीछे का रीज़न जब समझेंगे, या रीज़न आपको पता लगेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है कि यूरोप में एक छोटा सा द्वीप है माल्टा। ब्रिटिश एम्पायर ने रशिया के जार से उस माल्टा आइलैंड को बहुत धोखे से छीन लिया और उनको धोखा दे दिया। तो रूस के जार को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इस छोटे से द्वीप माल्टा का बदला लेने के लिए पूरे ब्रिटिश भारत को ही कब्जा करने के लिए प्रयास किया। तो ऐसे कई सारे फैक्ट हैं, ये हमें पढ़ाए जाने चाहिए, जो किसी कारणवश बुक्स में नहीं है, हटा दिए गए थे। और भारत की बात अगर मैं करूं तो वर्ष 1616 जो है वो हमारे लिए काफ़ी गेम चेंजर रहा है। 1616 हम जिस शहर में हैं, जिस नगरी में है हमारा निवास है, अजमेर शहर में। अजमेर शहर की एक खासियत मैं बताऊं, क्योंकि मैं अजमेर को एक समझने का प्रयास कर रहा हूं अलग तरीके से। आपका विषय है अजमेर। जी, तो अजमेर एकमात्र भारत का ऐसा शहर रहा है जिसने पूरे भारतवर्ष की इतिहास को 2 बार बदला है। पूरा भारतवर्ष का इतिहास इस शहर की एक घटना से बदल गया था। पहली थी वर्ष 1191 में, जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान हारे थे, लेकिन मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान जो हैं उनकी सैन्य हार हुई थी, नैतिक रूप से वो हमेशा जीते ही रहे, क्योंकि उनकी नैतिकता ही थी कि भागते हुए शत्रु के पीछे वार नहीं करना है। तो पृथ्वीराज चौहान की हार जो है वो भारत के इतिहास का गेम चेंजर रहा। दूसरा एक आता है वर्ष 1616 में, जब अपने नया बाजार अजमेर में जो अकबर का किला है, उस अकबर के किले में जहांगीर ने जो परमिशन दी है सर टॉमस रो को, वो परमिशन जो है इस तरीके से गेम चेंजर रही कि 200 सालों तक हमारे देश का इतिहास नक्शा
भूगोल सब कुछ बदल गया। एक चीज़ और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा इतिहास के लिए, कि भारतवर्ष का इतिहास हमेशा से समृद्ध रहा है। कितने भी विदेशी आक्रांता रहे वो यहाँ आके मिल गए, लेकिन भारत ने कभी किसी पे आगे बढ़ के हमला नहीं किया है। वर्ष 1857 के टाइम पे जब पहली क्रांति हुई थी, ब्रिटिश अधिकारी हडसन जो हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार करने आए हैं, गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने एक उर्दू में शेर कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने जो उत्तर दिया है वो और भी अच्छा है। जफर कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान कभी कमजोर नहीं हुआ है। तो इसके बाद में फिर आप एमए करने के लिए आपने अप्लाई किया जी। और एमए के बाद में आपने हिस्ट्री में एमए करने के बाद में आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम, तो किस वर्ष में आपने नेट जेआरएफ दिया, एक ये प्रश्न रहेगा। और नेट जेआरएफ के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कोई जनरल भी कोई एग्जाम होता है क्या, या केवल इतिहास का है तो इतिहास ही पढ़ना है, और किन किन विषयों में नेट जेआरएफ दिया जा सकता है। और इसमें अगर स्कोप हम देखें, जो मेन मुद्दा है इस सीरीज का कि ये करियर सीरीज है, कि हमारे पास में करियर में ऑप्शंस इतने सारे होने चाहिए कि हम कभी ये नहीं बोलें कि मेरे को कुछ मिला नहीं करने को। तो किन किन विषयों में दिया जा सकता है और कितना स्कोप है। पहले प्रश्न से देखते हैं। ईयर 2019 में मैंने नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करना शुरू करी। जैसे पीजी में एडमिशन लिया तो कुछ सीनियर प्रोफेसर से हम लोग डिस्कशन करते थे कि यूजी हो गया है, यूपीएससी की हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो एक दिन एक प्रोफेसर है, तो उनका क्या है, काफ़ी एकेडमिकली साउंड है, वो कई बुक्स लिखी हैं उन्होंने, रिसर्च में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, पोस्ट डॉक्टरल भी कर रहे हैं। उन प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तुम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ नेट जेआरएफ की भी तैयारी करो, यूजीसी नेट की तैयारी करो। तो उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि यूजीसी नेट या नेट जेआरएफ क्या चीज़ होती है। बस ये था कि यहाँ पीएचडी करते हैं, एमए के बाद सीधा पीएचडी हो जाती है, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कुछ भी। तो घर आके मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा, मैं कहा इसमें तो हम कर सकते हैं, एक एप्टीट्यूड का पेपर है और एक सब्जेक्ट का पेपर है। एक क्षमा चाहूँगा सर, आप एक बार बता दीजिए, स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि यूजीसी नेट क्या है ना, ये नहीं बताया हमने, बहुतों को नहीं पता होगा। देखिए यूजीसी नेट जो है एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। कोई भी स्टूडेंट जो मास्टर्स कर चुका है, वेदर एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, या फिर कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम उसने मास्टर्स का क्लियर किया है विद 55% इन मास्टर्स। अब जो है यूजीसी नेट 3 तरीके से होता है, एक में आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, एक में नेट क्वालिफाई होता है, और पीएचडी में एंट्रेंस के लिए कई सारी यूनिवर्सिटी जो है अब यूजीसी नेट को करवाती है। यूजीसी नेट को करवाने के पीछे जो गोल है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे स्टेट पीएससीज हों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करवाती हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यूजीसी नेट की मानी जाती है। मतलब कॉलेज में अगर लेक्चरर बनना है आपको, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास में यूजीसी नेट होनी चाहिए। और नेट की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको एलिजिबल नहीं है, वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन एग्जाम्स के जो फॉर्म फिल किए जाते हैं वहाँ पे एक कॉलम आता है कि वेदर यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड और नॉट, तो उसमें येस और नो का टिक करना होता है। तो नेट क्वालिफाई करना यानी कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल हैं। और जेआरएफ जो होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर 100 स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं तो जो टॉप के 6 स्टूडेंट होंगे उनको यूजीसी नेट क्वालिफाई किया जाएगा, और ये नेट का जो सर्टिफिकेट है वो हमारी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। जेआरएफ के साथ क्या सीन है, जो 6 स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है उसमें जो टॉप के 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट्स होंगे कट ऑफ के हिसाब से, वो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने जब दिया था एग्जाम तो क्या था उस समय, मतलब संख्यात्मक विश्लेषण करें तो कितनी कट ऑफ गई थी और आप कितना स्कोर कर पाए थे? देखिए क्या होता है राहुल जी, इसमें परसेंटाइल सिस्टम होता है। तो हमारे टाइम पे अप्रॉक्स आप मानिए 20,000 लोग जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था, और उसमें से 6 से 7,000 लोगों का नेट क्वालिफाई हो पाया था, और करीब करीब 800 या 900 लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो कंपटीशन तुलनात्मक रूप से तो कम है। हाँ, मतलब अगर हम देखें कि कोई सा भी, अगर हम और कोई एग्जाम अगर दे रहे हैं, जैसे अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं तो 16 नहीं, इस बार 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का पेपर दिया था, और हमारे पास सीट्स पूरे देश में 1 लाख भी नहीं है। तो ये मैं एक तो सभी स्टूडेंट्स को इधर इशारा कर रहा हूँ कि आप बायो से, आप जूलॉजी, बॉटनी, जो भी है सबसे आप बिल्कुल। तो आपने बताया कि फिर आपका लगभग 600 या 800 600 में हुआ था मेरा, जो टॉप थे। तो फिर उसमें क्या होता है जेआरएफ में? देखिए जेआरएफ में क्या होता है कि
जेआरएफ का सर्टिफिकेट केवल 3 साल तक वैलिड है। जिस डेट को आपका जेआरएफ का रिजल्ट आया है उस डेट से केवल 3 साल वैलिडिटी मानी जाएगी। अगर इन 3 साल के इन बिटवीन आपने कहीं यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं लिया है तो वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो जाता है, केवल हमारे पास नेट का सर्टिफिकेट रहता है। तो जेआरएफ जनरली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एंट्रेंस में हमें उस जेआरएफ सर्टिफिकेट से काफ़ी वेटेज भी मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है। एंड जब पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो फिर मंथली फेलोशिप आपको पीएचडी करने के लिए दी जाती है। मतलब पढ़ने के लिए आपको जेब खर्ची दी जाती है। हाँ, कह सकते हैं। हर एग्जाम या हर कोर्स ऐसा होता है जिसमें आपको फीस जाएगी, लेकिन पीएचडी विद जेआरएफ ऐसा एग्जाम है और ऐसी डिग्री है जिसमें आपको पढ़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर जो हैं उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं और एकेडमिकली आप कुछ सोसाइटी को रीपे कर सकें और नेशन बिल्डिंग में आपका छोटा सा योगदान हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमें फेलोशिप देती है। तो मैं जान सकता हूँ या विद्यार्थी जान सकते हैं कि कितने समय के लिए ये होता है पीएचडी और कितने समय, मतलब एक होता है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है कि पेरेंट्स नहीं करा सकते इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर क्या पता इनमें से कोई स्टूडेंट्स कुछ इसी क्षेत्र में, ऐसे किसी क्षेत्र में चले जाएं तो देखिए पीएचडी जो है वो मिनिमम 3 साल यूजीसी के नॉर्म्स हैं कि आपको मिनिमम 3 साल पीएचडी के कोर्स में करना है और मैक्सिमम जो है वो 6 ईयर्स हो गया है। विमेन के लिए जो है और रिलैक्सेशन हो चुका है और ये फेलोशिप जो है इनिशियल 2 इयर्स के लिए हमें जेआरएफ मिलती है। जेआरएफ की फुल फॉर्म जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप है और 3rd ईयर से एसआरएफ में प्रमोट हो जाती है जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप नाम से मानी जाती है। तो एसआरएफ जो है बचे हुए नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूजीसी हमें ये फेलोशिप देती है। मतलब पढ़ने के लिए लगभग एक आपको सैलरी की तरह वो लोग देते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं भी ऐसा कुछ कर लिया होता बीए या बीएससी के बाद कुछ करके ऐसा कुछ। हाँ, मतलब ये है कि मेनली जैसे कॉलेज के टाइम से ही अगर ये चीज़ें बता दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। कॉलेज में क्या होता है कि प्रोफेसर्स के साथ अगर इंटरेक्शन रखा जाए तो अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमारी एनईपी जो है वो इस तरीके से फ्रेम की गई है कि जो गुरु शिष्य परंपरा कही गई है वो गुरु शिष्य परंपरा आज की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में भी रहे और स्टूडेंट्स का वेलफेयर हो मैक्सिमम। जब तक हमारे किन्हीं प्रोफेसर से वो हमारा संवाद हो बच्चों का, तो अभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर आप ही हैं। तो अभी आपने ही हमको बताया है कि सभी स्टूडेंट्स सुन लें एक बार कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं तो उसमें आपके पास में जो भी विषय जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स करेंगे तो उसके एमए, एमएससी, एमकॉम के बाद में एक एग्जाम है नेट जेआरएफ जी, वो आप दे सकते हो। तो नेट में अगर आप टॉप के स्टूडेंट्स में आ जाते हो तो आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो कि लगभग 5 वर्ष तक आप जब पीएचडी करेंगे तो आपको पढ़ने के लिए एक सरकार एक धनराशि देती है और शायद 30-40 हज़ार महीने के हिसाब से होती है धनराशि। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जो बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या करें आगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मास्टर्स में आप एडमिशन लेकर के इसकी प्रिपरेशन जरूर से कर सकते हैं। साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग एजेंसीज करवाती हैं। यूजीसी करवाती है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अलग एग्ज़ाम और सीएसआईआर जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो अपना एक अलग एग्ज़ाम करवाती है सीएसआईआर नेट जेआरएफ के नाम से। तो साइंस वालों के लिए 2 ऑप्शंस हैं, वो यूजीसी के लिए भी ट्राई करें एंड सीएसआईआर के लिए भी ट्राई करें। दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। सीएसआईआर से हम डायरेक्ट साइंटिस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट के लिए। यूजीसी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन सीएसआईआर में हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। तो सीएसआईआर से करने के बाद में साइंस के स्टूडेंट्स को भी पीएचडी ही करनी होगी? हाँ, पीएचडी करेंगे, लेकिन उनका एक्सपोजर जो है वो एक्सपोजर एक जूनियर साइंटिस्ट हुआ या रिसर्च एनालिस्ट हुआ, इस तरीके का। और वो इंडस्ट्री के उसमें ज्यादा है, जैसा कि जी, जैसा इसके नाम में लिखा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो भी मतलब साइंटिस्ट जैसे पोस्ट वगैरह निकलती हैं काफी ज्यादा, जैसे मान लीजिए इसरो में कुछ पोस्ट निकली हैं या कहीं कहीं और निकली हैं, तो वो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। जी, कि अगर उन्होंने पीएचडी भी कर ली है तो वो उधर भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीएसआईआर जो है वो खुद भी इंटर्नशिप के, रिसर्च करने के कई सारे एक्सपोजर्स हमें देता है। तो साइंस वालों के लिए एक बेनिफिट है ये कि वो यूजीसी के साथ साथ सीएसआईआर की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी की एक स्पेशलिटी और होती है कि ये ऐसा एग्जाम है हायर एजुकेशन का जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहें तो पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। मेरा मन कर रहा है, मैं भर देता हूँ फॉर्म। हाँ, तो ये रहता है कि हमें एक चार्म रहता है कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई तो ऐसा एग्जाम हो। तो यूजीसी ऐसा एग्जाम है, वो आप कर सकते हैं उसमें। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा यूजीसी नेट की तैयारी करो, तैयारी करना शुरू करी, सिलेबस देखा,
उस टाइम एक जोश था कि अरे हिस्ट्री आएगी और एप्टीट्यूड का पेपर आएगा, इस एटीट्यूड में कि एप्टीट्यूड का पेपर आएगा, निपटा देंगे। हाँ कर देंगे। जैसे ही एग्ज़ाम दिया, पेपर देखा, पता लगा कि अलग तरीके का है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन फिर ये चीज़ हो गई कि मुझे पेपर का पैटर्न समझ में आ गया कि इसको थोड़ा सा एनालिटिकली अगर हम कवर करें तो पेपर क्लियर किया जा सकता है। 6 महीने बाद वापस एग्ज़ाम था, मैं घर आया, पेपर देके अगले हफ्ते नया नोटिफिकेशन सामने कि यूजीसी नेट होने वाला है। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना शुरू करी। 6 महीने कब निकल गए पता नहीं लगा। इस सेकंड अटैम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया। लेकिन कुछ कमियां रहीं और कुछ मेरी गलतियां रहीं, रिवीजन नहीं करना और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, कि इस बार मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया। कुछ मार्क्स से 1 या 2 नंबर से मेरा जेआरएफ रहा था। तो अब जो है नेट तो हो गया है, लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है, एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन फिर अंदर से मन में आया कि अब जब जेआरएफ हमारा सुप्रीम गोल है ही, तो क्यों ना एक पुश करके जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करें, वापस तैयारी करते हैं। फिर प्रोफेसरों से कंसल्ट किया, बुक्स अच्छी की बुक्स पढ़ी, एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप किया, बेसिक टू एडवांस जो है प्रोसेस उसको फॉलो किया और करंट के लिए कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। थर्ड अटैम्प्ट था और लकीली भगवान की कृपा से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ और ऑल इंडिया में मेरी 97 या 98 पोजीशन रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद फिर मेरा मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर में पीएचडी में एडमिशन हो गया है और आज मैं आपके सामने रिसर्च कर रहा हूँ। अभी आएंगे, आपकी पुस्तकों पे भी आएंगे अभी हम। तो अभी मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि पीएचडी के बारे में कुछ बताइए ना। मतलब हमें बस यही बताया कि पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर नाम के आगे लगता है, लेकिन पीएचडी में करना क्या होता है? पुरानी कोई बुक्स पढ़नी होती है या आपको कुछ अपना नया ढूंढना होता है या कंपाइल करना होता है? देखिए राहुल जी, सबसे पहले पीएचडी का देखते हैं कि कहाँ से कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एंट्रेंस के थ्रू जाएं या फिर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। बात करते हैं हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हर साल यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एक एग्ज़ाम करवाती है, जिसको आरईटी हो गया, पीएटी हो गया, इस तरीके के नाम होते हैं। आरईटी स्टैंड फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, पीएटी स्टैंड फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट। तो राजस्थान में जो है आरईटी या पीएटी के नाम से होते हैं। यूनिवर्सिटी जब ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं तो यूजीसी नेट के पैटर्न पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर अगेन फॉर एप्टीट्यूड एंड सेकंड पेपर इज फॉर सब्जेक्ट। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। हर यूनिवर्सिटी का ये प्रोसेस अलग रहता है। जनरल प्रोसेस जो है, मेरिट बनने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे कुछ रिसर्च प्रपोजल्स मांगे जाते हैं कि आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। कुछ अगर आपके माइंड में फ्रेमवर्क हो, उसको जस्टिफाई कीजिए कि आपकी रिसर्च से क्या सोसाइटी को बेनिफिट होगा, सब्जेक्ट कंटेंट कैसे इन्हांस होगा। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल कंबाइंड मेरिट बनती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, उस मेरिट में जो जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं उनको प्रेफरेंस रहती है, सेकंड पे नेट क्वालिफाइड वालों को प्रेफरेंस रहती है और थर्ड पे जो नेट या जेआरएफ दोनों नहीं है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। पीएचडी में एडमिशन होने के बाद हर यूनिवर्सिटीज़ का रूल अलग है कि गाइड आपको या तो पहले अलॉट होंगे या बाद में होते हैं। फिर कोर्स वर्क हमारा कंडक्ट होता है। कोर्स वर्क जो है यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से 6 मंथ्स का एक बेसिक कोर्स है, जहां बताया जाता है कि कैसे हम पीएचडी करेंगे, किस तरीके से हमारी 3 साल की जर्नी रहेगी। तो ये भी अलग अलग तरीके से होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, ऑनलाइन होते हैं या फिर कम्प्लीटली ऑफलाइन होते हैं। और कोर्स वर्क होने के बाद फिर आप और आपके सुपरवाइजर जो हैं, आपके बीच में म्यूचुअल डिस्कशंस के थ्रू आप टॉपिक फाइनल कर सकते हैं और वो टॉपिक जो है उस पर आपको फिर 3 साल तक काम करना है। तो 3 साल, अभी आपको कितना समय हो गया टॉपिक पे काम करते हुए? मुझे 2 साल हो चुके हैं। तो ये आप ही ने तय किया था या डिस्कशन से ये टॉपिक तय हुआ, अजमेर का इतिहास? देखिए क्या होता है, डिस्कशन जो है वो सुपरवाइज़र एंड स्कॉलर के बीच का वही की है, क्योंकि आपको 3 साल तक सुपरवाइज़र के साथ ही काम करना है। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, तो वो जो कंसल्ट करते हैं या वो जो बताते हैं हमें, काफ़ी हद तक वही टॉपिक ऑप्ट करते हैं। तो भी आपने पूरा अजमेर छान मारा होगा ऐसे फिजिकली भी जा करके या? हाँ, एक कोशिश है। 2 साल से मैं अजमेर को समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसा सिटी जिसका हज़ारों साल का इतिहास रहा है, 2 बार ये शहर जो है वो भारत का इतिहास बदलने का साक्षी रहा है, तो क्या कारण रहे और ब्रिटिश टाइम पे अजमेर कैसे इवॉल्व हुआ। क्योंकि कहा जाता है अजमेर एक टाइम पर भारत की राजधानी हुआ करता था, स्टेटस धीरे धीरे कम होता रहा, राजस्थान की राजधानी बनने में भी अजमेर जो है वो सबसे आगे रहा था। लेकिन इतिहास जो है वो दोहराता है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि अजमेर जो है राजस्थान की राजधानी नहीं बन पाया, लेकिन तब भी भारत के इतिहास में अजमेर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको जान करके। अब मेरा एक प्रश्न तो आपसे ये है कि आपने जो ऐसा कुछ रहा कि आपकी 2 एग्ज़ाम नहीं हुए क्लियर, तो क्या कमियां रही जो आप
सुझाव देंगे कि सुधारी जा सकती हैं अगर हम भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो? जैसे कि एक आपसे पहले एक विकास जी हैं जिनका हमने ऐसे इंटरव्यू किया था, तो वो कह रहे थे कि वो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में आ गए थे और कॉलेज ने ना पेड क्लासेस लगवाई थी एक्स्ट्रा सभी बच्चों की। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासेस लेने गए तो वहाँ पे उनको 9th-10th की मैथमेटिक्स सिखा रहे थे और ये बोले इसके लिए पैसे लिए, ये तो हम पढ़ चुके 9th-10th में। लेकिन बोले कारण ये था कि वो हम भूल चुके थे सारा, और वही फिर एप्टीट्यूड और वो रीजनिंग जो है वापस पेपर्स में आती है सब में। तो ऐसा अगर कुछ आप अनुभव बताना चाहें कि जो गलतियाँ हम ना करें। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे सजेशंस हैं। मैं एक तो ये कहूँगा कि हमें यूट्यूब पे जब हम वीडियोस देखते हैं, जो लोग सफल हुए हैं उनकी वीडियोस देखनी चाहिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो लोग असफल हुए हैं, जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, उनके साथ हमें ज़रूर बैठना चाहिए, उनसे ज़रूर डिस्कशन करके ये चीज़ सीखनी चाहिए उन्होंने क्या गलतियाँ करी जो हम नहीं करें। क्योंकि कई सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, वो एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, कई सारे फैक्टर रहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर जो है उसकी आदत डालनी चाहिए हमें पढ़ने की। कोई सा भी नेशनल न्यूज़पेपर हो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। किसी भी टॉपिक पे समझने, उसको बात करने, उसके हर एंगल को कवर करने का जो एक हमें स्टेमिना है और जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप होती है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किस तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी जो स्टैंडिंग है वो न्यूज़पेपर कवर करता है। फिर एक आती है बेसिक टू एडवांस की अप्रोच। NCERTs जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो वन ऑफ द परफेक्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। देखिए, क्या होता है, कहा जाता है 6 to 10th की NCERT पढ़ो, फिर 11th-12th की पढ़ो। 6 to 10th की करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है, 6th क्लास की NCERT 6th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके मेंटल स्टेटस या माइंड को देख के बनाई गई है कि बच्चा 5th के बाद अब सीनियर हुआ है, 6th में आया है, कैसे सोचेगा, उसकी कैसी थॉट प्रोसेस थिंकिंग डेवलप होगी, उसको देख के वो 6th क्लास की NCERT लिखी गई है। तो जैसे जैसे हम 6 से 7th, 8th, 9th, 10th तक आएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के लिए जो है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होगी। गलती क्या होती है हमसे कि हम NCERTs और कोर बुक को छोड़ के जो टेक्स्ट बुक हैं या गाइड है उनको प्रेफर करते हैं। तो हमें जो है बैक टू रूट होना चाहिए कि 6th क्लास से हम शुरुआत करें और एक एक करके स्टेप बढ़ें, क्योंकि बेसिक टू एडवांस जब जाएंगे तभी हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। ये एनालिटिकल थिंकिंग ही एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए की है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब मेरा एक प्रश्न यहाँ पर है, आपने बोला नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, तो नेशनल न्यूज़पेपर हिंदी में कौन से मौजूद हैं? देखिए, कई न्यूज़पेपर्स हैं, उनका हर एक का कवरेज का अप्रोच अलग रहता है। हिंदी में जहाँ तक मुझे है, मैं खुद दैनिक भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका पढ़ता हूँ और ई-पेपर के तौर पे दैनिक जागरण जो है, इन 3 हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ। इंग्लिश में द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस, इन 3 में से कोई सा भी आप अखबार यूज़ कर सकते हैं। तीनों का अप्रोच अच्छी है, काफ़ी एनालिटिकल वे में इनके एडिटोरियल्स आते हैं। और अखबार में जो है एडिटोरियल या संपादकीय वाला जो पेज है, वो स्टूडेंट्स अगर अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो कॉलेज में आने के बाद 2 फायदे होंगे। एक तो उनकी राइटिंग स्किल इन्हांस होगी और दूसरा डिबेटिंग स्किल्स जो है वो भी काफ़ी डेवलप। मतलब कोई मुद्दा है, उस पर एक जने ने पक्ष ऐसा रखा है, आप ऐसा भी पक्ष रख सकते हो, तो दोनों चीज़ें आपको पता चलती है वहाँ से। प्रो एंड उसके जो अगेंस्ट है, कौन से, वो दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। करेक्ट। तो दिव्यांश जी, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं। हमसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि हम साइंस में हैं, अब 11th में हैं, 12th में हैं, अब हम कैसे तैयारी करें, अभी से कैसे शुरू कर सकते हैं? तो ऐसी कुछ टिप्स हैं क्या कि शुरू से, जैसे अभी एक हमने अखबार पढ़ने की चर्चा की, और उसके अलावा क्या हमें आर्ट्स लेनी चाहिए, क्या 12th के बाद क्या हमें बीएससी कंटिन्यू करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए और फिर उधर जाना चाहिए यूपीएससी के लिए, या फिर हमें 12th के बाद ही चेंज कर देना चाहिए? देखिए राहुल जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है जो जिससे मैं भी निकला हूँ कि यूपीएससी करना है आपको तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लीजिए, कॉमर्स से होता नहीं है, कॉमर्स सीए करने वाले होते हैं। जनरल मिसकंसेप्शंस हैं। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यूजीसी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब्जेक्ट बनाए हैं और ये इन सब्जेक्ट में ऑप्शनल भी होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू है। देखिए, डिपेंड करता है, कहा जाता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में स्कोर कम होता है, साइंस में ज़्यादा होता है। ये सब मिथ्या बातें हैं। सब्जेक्ट पे आपकी कमांड कैसी है और आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। कहने को साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हैं, वहाँ भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ सकते हैं,
और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडी ऐसे थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमारे पास साइंस ही हो या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट ही हो, हमें बीए ही करना है या फिर एमए ही करना चाहिए। आप बीकॉम, एमकॉम करके भी यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मतलब उत्तर यही है कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, आप उसमें बीएससी भी कर लो, एमएससी भी कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, जो आपको करना है आप कर लो। पॉइंट ये नहीं है कि सब्जेक्ट किससे आप एग्जाम दे रहे हो, आपका इंटरेस्ट उसमें कितना। नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि ऑप्शनल चेंज कर रहे होते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, लोग ऑप्शनल बदल रहे हैं, लेकिन की ऑफ सक्सेस यही है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वही सब्जेक्ट आपको सक्सेस और ग्लोरी दिलाएगा। अब मेरा एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, इसको मैं नहीं भूल सकता था, तो अभी कैसा ये रहा पहली पुस्तक लिखने का, जब आपसे कहा गया होगा या आपने लिखी, छप के आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अभी तीसरी तो शायद आप ही ने लिखी है पूरी पुस्तक। जी देखिए क्या होता है, जब कॉम्पिटिटिव फेज़ में हम लोग कॉलेज करने के बाद आते हैं, अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता था, या फिर यार कुछ ऐसा हो जहाँ पे हमें इस कंटेंट को रिवाइज करने के लिए कुछ मैटर मिल जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ कुछ मिसिंग है, तो इस मिसिंग लिंक को क्यों ना हम लोग कवर करें। कुछ बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स की देखते हैं, और ऐसी बुक्स जो लाइब्रेरी में आज हैं, कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक के तौर पे नहीं पढ़ाई जाती हैं, उनको स्टडी किया, स्टडी करके कुछ नया निकल के आया। तब लगा कि हाँ, रिसर्च करने के साथ कुछ नया आ रहा है। फिर हमने कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद उसको एक बुक फॉर्मेट दिया, और माइंड में रहता है कि कुछ ना कुछ नया आता रहे, और ऐसा रहे कि जो प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हमें नहीं, वो आने वाली जनरेशन को नहीं हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाया जाए जो क्वेश्चन बैंक बन के फॉर्मेट में आए, लोग प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप थ्योरेटिकल एग्जाम्स में कितना भी पढ़ लें, जब तक हम उसके PYQ पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और टेस्ट सीरीज जो है या मॉक पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, सक्सेस मिल जाएगी लेकिन थोड़ा सा लंबे रास्ते से मिलेगी। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारी सक्सेस को काफ़ी इंश्योर करती हैं। मॉक पेपर आप खुद अपने बना सकते हैं, जो आपने पढ़ा है उसी में से आप खुद क्वेश्चन बनाइए। तो आपने जो पुस्तक लिखी अभी, तो वो प्रकाशन मिल गया आसानी से, उन्होंने अप्रूव कर दिया, या इसमें भी थोड़ा मेहनत रही? देखिए कई फैक्टर रहते हैं इसमें। विगत 2 वर्षों से मैं रिसर्च में हूँ, तो 2 वर्षों से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कई सारे प्रकाशक के साथ कई सारी इश्यूज़ रहते हैं, उसको हम लोग कभी और कवर करते हैं इन चीज़ों को। नहीं ऐसा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि ऑप्शन है विद्यार्थियों के पास में। अब अगर कुछ आप अंत में कुछ ऐड करना चाहें तो फिर हम इसको विराम दे सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जनरली कहा जाता है कि मीडियम के में काफ़ी गैप होता है। एक मिसकंसेप्शन है कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाली बात है। मैं प्योरली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। कॉलेज मैंने हिंदी मीडियम से किया था, और पीजी करने के बाद मैंने अजमेर का जो सोफिया कॉलेज है वहाँ पे ज्वाइन किया। और वो कॉलेज इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है? जी, वो कॉलेज इंग्लिश मीडियम का है, और ये बुक्स जो हैं, अभी मेरी जो 3rd बुक आई है वो प्योरली इंग्लिश में है, और रिसर्च वर्क जो है वो भी इंग्लिश में हूँ। कई सारी चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं कि हिंदी मीडियम है तो आगे क्या कैसे करेगा। देखिए क्या होता है, लैंग्वेज केवल एक बात करने का जरिया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लैंग्वेज में डेवलप हो रही है ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे एग्जांपल हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत ब्राइट हैं। तो कभी भी ये इन्फीरियरिटी वाला फील नहीं आना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम क्या करेंगे, या इंटरनेशनली हम लोग कैसे आगे क्या बढ़ेंगे। क्योंकि इंग्लिश जो है केवल एक जरिया है अपनी बात आगे तक पहुंचाने का। आप में ये स्किल और स्टेमिना होना चाहिए कि आप अपनी बात को, अपनी जो प्रोसेस है, थिंकिंग है, अपनी पर्सनैलिटी है, उसको दूसरे के सामने कैसे रखते हैं। इसमें भाषा जो है वो कभी भी बाधा नहीं रहती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लोग लेते हैं, उनके साथ भी आता है कि अगर आप नहीं पढ़ पाए साइंस, आप में नहीं हो पाया आपसे साइंस, तो आपने आर्ट्स ले ली। ये काफ़ी चीज़ें कही जाती हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के सब स्टूडेंट्स जो हैं, आर्ट्स के, ARTS जिसे कहा जाता है वर्ड। मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कहूँगा, आप लोग जो बहुत स्पेशल हैं। आर्ट्स की फुल फॉर्म आप लोग अगर मैं बताऊँ, A स्टैंड फॉर ऑल, R स्टैंड फॉर राउंडर, T स्टैंड्स फॉर टैलेंटेड, एंड S फॉर स्टूडेंट्स। ऑल राउंडर टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स। क्या बात है। तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को कभी इन्फीरियर नहीं होना चाहिए। देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं।
आप रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। रिसर्च के बाद आप लोग पोस्ट डॉक्टरल कर सकते हैं, जो पीएचडी के भी ऊपर की डिग्री होती है। आप राइटर बन सकते हैं, राइटर बनने के साथ बुक्स लिख सकते हैं, और एकेडमिक आप अपना स्टार्टअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ में ही हमारे मित्र जो राहुल जी हैं, उनका एकेडमिक स्टार्टअप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में ये यूनिकॉर्न बनेंगे हमारे देश के। तो एकेडमिक स्टार्टअप जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं राहुल जी की तरह। और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी। कंसल्टेंसी के साथ साथ क्या होता है, एक्सपर्ट काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग आप कर सकते हैं। कई सारी चीज़ है, बस स्किल जो है वो हम में होना चाहिए। लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है, मीडियम का भी बैरियर नहीं है, और सब्जेक्ट का भी बैरियर नहीं है। और ये है ना कि आप कॉलेज में लेक्चरर बन रहे हैं और उसके लिए बीएड भी नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, हायर एजुकेशन जो है वो सबसे अच्छा नोबेल प्रोफेशन माना जाता है सोसाइटी में। इंडिया ही नहीं, आप वर्ल्ड लेवल में कहीं भी जाके किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। आपने जो हिंदी माध्यम वाली बात की ना, मैंने आज ही एक मैसेज संदेश आया था मेरे पास में कि आईआईटी जोधपुर ने अपना इस बार से ही प्रथम वर्ष जो है बीटेक का वो हिंदी में करवाना चालू किया है। जी जी। और वो हिंदी में ही उनकी परीक्षा भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। विद्यार्थियों के ऊपर है, वो जिसमें चुनना चाहे चुन सकते हैं। बिल्कुल। तो यही है, एनईपी इस तरह से ही लागू हो रही है। हाँ। कि हमारी जो शिक्षा है, आधार शिक्षा या जो हायर एजुकेशन भी, वो सारा मातृभाषा में हो रहा है। तो दिव्यांश जी, अब मैं बस एक प्रश्न और आपसे अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपके निजी अनुभव क्या रहे हैं पूरे सफर के, तो वो उनसे हमें क्या आप सिखाएंगे? क्योंकि हमारे ये जो वार्ताएं होती है ना, इनकी सबसे विशेष स्पेशल बात यही है कि एक तो जो सामने देख रहे हैं अभी, या जो वीडियो को देखने वाले हैं, या जैसे मैं खुद हूँ, आप अपने जीवन के वर्षों का अनुभव कुछ एक आधे घंटे में हमको दे जाते हैं। देखिए, अनुभव जो है वो तो, इसको मैं सम अप अगर करना चाहूँ तो यही है कि कभी भी खुद को अकेला महसूस ना करें कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। खुद को कभी कमतर नहीं आके, ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा कि क्या पता कब आपके माइंड में वो इग्निटेड माइंड्स वाली जो बुक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कब आपका माइंड इग्नाइट हो जाए और आप दुनिया में क्रांति ला दें। पॉजिटिव क्रांति, नेगेटिव वे में नहीं जाएंगे हम उससे, पॉजिटिव क्रांति ला दें। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी आपको जीवन में किसी से मदद मांगनी पड़े, बेहिचक आप मदद मांगिए। लोग हिचक में रह जाते हैं लेकिन मदद नहीं मांगते। मैं कहूँगा आप मदद खुल के मांगिए। दुनिया बहुत अच्छी है, आपको हर जगह अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। और एक चीज़ मैं कहूँगा, दोस्त जो हैं वो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि दोस्त ऐसे हैं, इतिहास का एग्जाम्पल लूँ मैं तो ये आपको उत्कर्ष पे भी पहुँचा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। वही है ना कि कर्ण इतने अच्छे योद्धा थे जी, लेकिन मित्रता उनकी दुर्योधन बस से थी। बस बस। तो मित्रता जो है वो बहुत सोच समझ के कीजिए। फ्रेंड बनाने में बहुत चूजी रहिए। और एक अंतिम सलाह मेरी स्टूडेंट्स को ये रहेगी, आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो हमारा कंसंट्रेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, हमारे सोशल रिलेशंस हो, उसको बहुत नेगेटिव वे से इम्पैक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया का बहुत सोच समझ के, अपना विवेक को, अपना माइंड को यूज़ करके ही प्रयोग कीजिए। और जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई के टाइम पे दूरी बनाए रखें और सोशल मीडिया का केवल पढ़ाई से रिलेटेड कामों में ही प्रयोग करें। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई के कुछ वर्ष जो हैं हमारे, ये कभी वापस हमें नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया पे जो समय हम दे रहे हैं वो वापस आ जाएगा। स्टेटस स्टोरीज जो हैं वो हम अपनी सक्सेस की लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम को अपने पढ़ाई के लिए समर्पित करें। और सभी को शुभकामनाएं, आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद। तो आप यहाँ आए दिव्यांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमें रमन जी, एक लेखक से मिलने को मिला आज। धन्यवाद। और भविष्य में आपकी कोई किताब छपेगी और हम सब पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूर। विचार